गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा बता दो। हाँ, एटम के बारे में। एटम क्या था? इंडिविजुअल पार्टिकल। और ये टर्म किसने दिया था? बिल्कुल सही, डेमोक्रिटस और लूसिफस ने दिया था। और दो लॉज के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। क्या थे वो लॉज? हाँ, लॉज क्या थे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। हाँ, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे। इनके अंदर दो लॉ थे। वो क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये बात किया था, जो आज हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग डाल्टन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, डाल्टन, ठीक है, उनका पूरा नाम जॉन डाल्टन, राइट, जॉन डाल्टन। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। ठीक है, फैमिली काफी पुअर थी। ठीक है, मतलब एक वीवर फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था, राइट। और एट द एज ऑफ 12 वो टीचर थे। ठीक है, और आफ्टर 7 years he became the principal. After 7 years he became the principal, right. इनका जन्म अराउंड 1766 में हुआ था। ठीक है, और अराउंड 1783 वो मैनचेस्टर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो वहां पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने लग गए, राइट। अराउंड 1808 में उन्होंने पोस्टुलेट को प्रेजेंट किया, जिसको हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ये द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी इन द इंडियन केमिस्ट्री है। और डाल्टन, जॉन डाल्टन को हम लोग फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इनके पोस्टुलेट में आखिर क्या बोला गया था, राइट। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट के हिसाब से सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या है? ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम। ठीक है, उनके सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था? ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम। ठीक है, ये जो इनका जो पहला पोस्टुलेट है, ये हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनद करके, उन्होंने पदार्थ के बेसिस में जो डेफिनेशन कहा था, जो पदार्थ है उसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब हम लोग उसको और ब्रेक नहीं कर सकते। उन्होंने उसका नाम परमाणु दिया था। बिल्कुल वही चीज स्टेटमेंट को फॉलो किया हमारे ग्रीक फिलोसोफर जो डेमोक्रिटस और लूसिफस थे। उन्होंने एटम का जो नाम जो है उन्होंने ओरिजिन किया, और उन्होंने भी वही कहा एटम एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग और डिविजिबल नहीं कर सकते। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला जो पोस्टुलेट है वो वही कहता है हर मैटर पार्टिकल से बना होता है, और ये जो पार्टिकल्स है उसे हम लोग एटम कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये भी कह सकते हैं एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी मैटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पोस्टुलेट, राइट। अब सेकंड पोस्टुलेट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट यही कहता है एटम्स कैनॉट बी डिवाइडेड। बिल्कुल सही है, क्योंकि डेमोक्रिटस और लूसिफस ने भी यही कहा था। एटम जो है वो किस वर्ड से ओरिजिन है? एटमस करके। एटमस एक ग्रीक वर्ड है, और एटमस तो ग्रीक वर्ड है। इस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है? इनडिविजिबल, राइट। तो इन्होंने वही कहा, जो एटम्स है वो और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, राइट। ये चीज क्लियर है। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ठीक है,
थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एटम्स कैन neither be created nor destroyed. Is that clear? ये वही स्टेटमेंट है जो कि एक लॉ लेवोसियर के हिसाब से दिया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वहां पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जो मास है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। बिल्कुल उसी तरह ये जो एटम है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मान लो मैंने फेरस और सल्फेट को मिलाया तो मुझे क्या मिलेगा, FeS। आप लोग यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हो, जो फेरस है ये रिएक्टेंट में होकर प्रोडक्ट में आने पर भी उसका इंडिविजुअलिटी को मेंटेन कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह सल्फेट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। और ये आइडेंटिकल किस बेसिस पे है, मास, साइज और वेट। इज दैट क्लियर? ये क्या बोल रहा है, जो भी एलिमेंट के उनके जो एटम रहते हैं वो हमेशा एक जैसे होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ऑक्सीजन लिया, राइट, ठीक है, इसका रेडियस जो होगा इसका भी रेडियस वही होगा, इसका वेट जो होगा इसका भी वेट सेम होगा। ठीक है, इसका साइज जो है, मान लो कि जैसे मैंने एक बीकर ले लिया है और ये बीकर का साइज सेम है और मैं यहाँ पर ऑक्सीजन रख रहा हूँ तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन रख रहा हूँ, राइट। मतलब वो जो ऑक्सीजन का जो एटम है, ठीक है, वो यहाँ पर जितने जगह कंज्यूम करेगा एट द सेम अमाउंट इट विल कंज्यूम ओवर द नेक्स्ट बीकर ऑल्सो, राइट। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल ऑन द बेसिस ऑफ द मास, साइज एंड वेट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट की तरफ। ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम्स ऑफ different elements have different mass, size and chemical properties. Is that clear? ये क्या कह रहा है, अगर मैं आपको दो अलग अलग एटम दे दूं, ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट के, तो उनके जो मास है, उनके जो वेट है, या फिर उनके जो साइज है, या फिर उनके जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ डिफर करेंगे। कैसे डिफर करेंगे, मान लो मैंने अभी कंसीडर किया है Fe और ऑक्सीजन, राइट, ठीक है। तो थोड़ा इसको इजी बना लेते हैं। ठीक है, मान लो मैंने कंसीडर किया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, सबको पता है हाइड्रोजन बहुत लाइट होता है और ऑक्सीजन इसका एटॉमिक मास थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा हेवी होता है, राइट। अगर मैं इन दोनों का वेट करूं तो सबसे ज्यादा वेट किसका आएगा, हाइड्रोजन का आएगा। तो क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक जैसे होंगे इन द केस ऑफ वेट? नहीं हुए। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं अभी उनका साइज को मैटर करूं, ठीक है, मतलब मैं अगर अभी इनको एक सेम जैसे बीकर में रखने की कोशिश करूं, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है एंड इट टचेस द वॉल ऑफ द बीकर simultaneously at the same time the oxygen will not be able to get inside the beaker, क्योंकि इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा है, राइट। तो इसमें से क्या पता चलता है, अगर हमारे पास दो अलग अलग एटम हैं और वो अलग एलिमेंट के भी है, ठीक है, तो उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या फिर उनके जो मास है, वेट है, या फिर उनके जितने भी प्रॉपर्टीज है वो कभी सेम नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज डाल्टन के पोस्टुलेट के हिसाब से बोला गया है, राइट। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिक्स्थ पोस्टुलेट में डाल्टन ने ये कहा, ये एटम जो है दे कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, राइट। ये एटम जो है ये कंबाइन करते हैं कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, और इस कॉम्बिनेशन में जो उनका जो पार्ट रहता है, जो अमाउंट में उन लोग कंबाइन करते हैं, वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि मुझे वाटर बनाना है, राइट, तो H2 + O
इज दैट क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? ये हमेशा क्या है, एक होल नंबर में रहता है, ये कभी आपको एक रेशनल नंबर या जैसे हम कह सकते हैं एक फ्रैक्शन या नेगेटिव में आपको नहीं मिलेगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म अ कंपाउंड इज ऑलवेज इन अ होल नंबर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं 7 पोस्टुलेट के ऊपर। ठीक है, 7 पोस्टुलेट क्या कहता है? द रिलेटिव नंबर एंड एटम present in a compound is always fixed or constant। ये इनडायरेक्टली किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये मिलके जब कोई एक कंपाउंड बनाते हैं तो उनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन रहता है, और वहां पर हमने H2O के बारे में डिस्कस किया था 9 ग्राम ऑफ वाटर को लेकर। ठीक है, वही चीज 7 पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन भी कहता है। वो क्या कहता है? द रिलेटिव नंबर एंड एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। जो भी कंपाउंड आप बना रहे हो उसमें उसका जो अमाउंट है या फिर जो एटॉमिक मास है या फिर जितने क्वांटिटी में वो आपको प्रेजेंट मिल रहा है, हमेशा उसी टाइप के जो भी कंपाउंड आप कहीं से भी उठा लो वो उस चीज को मेंटेन करके चलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये थे डाल्टन के 7 एटॉमिक पोस्टुलेट जो उनके थ्योरी में प्रेजेंट किया गया था उनके हिसाब से, राइट? तो अब तक हम लोग को क्या पता चल गया? ये जो एटम है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, राइट? एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो मुझे लगता है इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको सबसे पहले जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया था, जो हम लोग बात करते थे, मैटर जो पार्टिकल से बना है, और ये जो पार्टिकल था वो पार्टिकल आखिर क्या था? एटम। तो हर मैटर किस चीज से बना होता है? एटम से बना होता है, ठीक है? और एक कंपाउंड को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एटम ही चाहिए। और ये जो एटम का साइज है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये एटम का साइज आखिर कितना है? एटम का साइज बहुत ही छोटा रहता है, इतना छोटा कि हम लोग ये कह सकते हैं आपके हेयर स्ट्रैंड की जो थिकनेस है इट इज नेग्लिजिबल देन दैट ऑल्सो। ठीक है, तो इसका जो मेजरिंग यूनिट रहता है उसे हम लोग नैनोमीटर कहते हैं, राइट? तो हम लोग ये मान के चलते हैं जो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, राइट? ये इसका स्टैंडर्डाइज यूनिट है एक एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ये जो एटम है वो दिखने में बहुत छोटा रहता है। इसके मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो अपने सैंड बालू जो रहता है आपने हाथ में उसको ऐसे उठा लिया, ठीक है? तो अगर मैं आपको अभी इसको यहाँ पर रख लूँ तो ये कुछ इस तरह आपके पास होगा, ठीक है? अब इसमें से थोड़ा सा सैंपल ले लो, मान लो कि एक पिंच ऑफ आप उसमें से ले लो। अगर आप अभी उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, कोशिश करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, राइट? कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये क्या है? क्या ये एक सैंड पार्टिकल है? नहीं, बहुत सारे सैंड पार्टिकल हैं, ठीक है? अब मैं इनमें से क्या करता हूँ, सारे सैंड पार्टिकल को हटा के बस एक सैंड पार्टिकल रखने की कोशिश करता हूँ और उसको मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की कोशिश करता हूँ। तभी आप नोटिस करोगे आपको कुछ ऐसे क्लस्टर के टाइप के दिखेंगे। बिल्कुल उसी तरह हमारे एटम्स भी हमको मिलते हैं हर एक मैटर में, राइट? ये चीज क्लियर है, ठीक है? तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जिन्होंने उसमें 7 पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस किया था, राइट? और ये एटम जो कि है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, उसके एटॉमिक साइज जो कि बहुत नेग्लिजिबल टू बी विजिबल टू आवर नेकेड ह्यूमन आई, इसको हम लोग ज्यादातर माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा नेमिंग ऑफ एन एलिमेंट। ये नेमिंग बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत सारे साइंटिस्ट सबसे पहले ऐसे थे जिन्होंने इनके नाम जो शुरुआत आए, मतलब जिस जगह से हमें वो एलिमेंट मिला उन्होंने उसका नाम वैसे ही रख दिया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
आप सबको पता है। ये एक एलिमेंट है, ये एक जगह से मिला था किप्रस करके, तो इसका जो नाम है वो इसके हिसाब से रखा गया था। बिल्कुल उसी तरह गोल्ड जो है, ठीक है, गोल्ड वो एक, अगर मैं आपको इंग्लिश में इसका नेमिंग बताऊं तो इसका मतलब है येलो, राइट। तो इसका नाम भी कुछ इस तरीके का था। तो एलिमेंट्स के जो नाम थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पहले एंशिएंट टाइम में रखे गए। धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स आए, मॉडर्न रूल्स आए, मॉडर्न रेगुलेशन आए। हालांकि आज आप सबको पता है कि हम लोग IUPAC करके जो है उसके हिसाब से सारे एलिमेंट्स का नाम हम लोग याद रखते हैं या फिर सबको नेमिंग करते हैं जितने भी एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये एक अलग ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको एक बार आप लोग पढ़ के अच्छे से समझ के आइए। अगर कोई डाउट निकलता है तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस